एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर 5 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, ये उसका थर्ड पार्ट है। डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी। इटली का जो कनेक्शन है मतलब वो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड था, चाहे वो ट्रेड ट्रेवल हो, मिलिट्री हो, चाहे डिप्लोमेट तरीके से बात की जाए। अब जो है लोग बाग न्यू कल्चर को अपना रहे थे, एजुकेशनल और वेल्थ को भी। लेकिन जो इटली का जो कल्चर है आम बाहर तक आम लोगों तक बहुत कम लोगों में पहुंचा, क्योंकि वहाँ बाकी क्योंकि हर व्यक्ति पढ़ नहीं सकता था, लिख नहीं सकता था, इसीलिए। 15th और 16th सेंचुरी में जो नॉर्थ यूरोप के स्कॉलर हैं वो इस ह्यूमनिस्ट आइडिया से, मतलब जो मानवतावादी आइडिया, उनसे काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे। और इटालियन कलीग हैं वो ग्रीक और रोमन टेक्स्ट को होली बुक के साथ भी, मतलब क्रिश्चियनिटी पर भी फोकस करते थे। और लेकिन जो प्रोफेसर हैं वो उन पर, ह्यूमनिस्ट लोगों पर काफ़ी हावी रहते थे। वहाँ के लोगों ने चर्च से वहाँ के लोगों ने बोला कि हमें भैया अननेसेसरी रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं, वो ज़्यादा जो कूट प्रथा वगैरह है वो उस पर नहीं है, रिलीजन सिंपल होना चाहिए। और जो पुराने मतलब ह्यूमनिस्ट को और जो अपना जो धर्म है, चर्च के धर्म जो भी फॉलो करते हैं, उसको सिंपल बनाने की कोशिश की गई थी। और उनका ऐसा मानना था कि भगवान ने हमें बनाया है, और भगवान ने हमें बनाया है, और लेकिन इसकी हमें पूरी आज़ादी दी है कि हम अपनी लाइफ को कैसे जिएं, चाहे है कुछ अच्छे से जिएं, चाहे बुरे तरीके से जिएं। हम अपनी लाइफ को अच्छा भी बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं, इसकी हमें पूरी आज़ादी है। ह्यूमनिस्ट लोग जो मानवतावादी हैं, जो क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करते हैं, एक थॉमस मोर जो कि इंग्लैंड से हैं, और एरेस्मस जो कि हॉलैंड से हैं, उनको ऐसा लगा कि चर्च एक ऐसी संस्था है जो लोगों से मतलब ठगी का काम करती है। जो आम लोग हैं उनसे पैसे वगैरह लेती है कि ज़बरदस्ती की वो अपनी कुप्रथाएँ ला कर के भैया ये वाली प्रथा है, वो प्रथा। उनकी सबसे फेवरेट प्रथा थी इंडल्जेंस, मतलब उससे ये प्रथा थी कि भैया तुम पैसे दो, हम तुम्हारे पाप धुलवा देंगे। कोई मतलब अपने लेवल पे कुछ पूजा पाठ करवा दी, चर्च में जो भी प्रेयर वगैरह करवा दी कि हम तुम्हारे पाप धुलवा देंगे। बट कुछ टाइम के बाद जब क्रिश्चियन लोगों को ये रियलाइज़ हुआ, जब उनकी लोकल लैंग्वेज में बाइबल उन्होंने पढ़ी, तो उन्होंने देखा कि बाइबल में तो इस प्रकार का कोई ज़िक्र ही नहीं है। तब उनकी आँखें खुली थी। अब जो यूरोप के आम लोग हैं, किसान लोग हैं, वो भी अभी ये चर्च का खुलकर विरोध करने लगे थे। जो उनकी वो कुप्रथाएं हैं उसका खुलकर विरोध करते थे। और जो चर्च के पादरी लोग हैं, चर्च के जो लोग बाग हैं, वो भी अब राजा के जो अपना दरबार होता है उसमें दखल अंदाजी कर देते। तो इससे क्या हुआ, राजा को भी इरिटेट होती थी इन सब लोगों से। जब ह्यूमनिस्ट लोगों ने जब इनको बताया कि भैया ये जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये सब करते हैं, डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेनियन जो कि रोमन एम्पायर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, बल्कि वो फर्जी है, मतलब वो रियल नहीं है, और उसी के बेसिस पे करते हैं। तब उनको जाके थोड़ा खुशी मिली थी कि जिस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे करते हैं दरअसल वो असली नहीं है, नकली है। 1517 में एक जर्मन मोंग थे मार्टिन लूथर नाम के। इन्होंने मतलब एक कैंपेन चलाया कैथोलिक चर्च के खिलाफ कि भैया हमें भगवान से संबंध मतलब कांटेक्ट करने के लिए हमें किसी भी पादरी की ज़रूरत नहीं, कि हमें कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने फॉलोवर से कहा कि भैया भगवान पर विश्वास बनाए रखो और अच्छे काम करते रहो, यही है अपने स्वर्ग की एंट्री का मतलब काम, स्वर्ग की एंट्री का रास्ता, कि अच्छे काम करते रहो। और इस प्रोटेस्ट को उन्होंने नाम दिया था प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन, जो कि जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी पॉपुलर हुए थे। और स्विट्ज़रलैंड में भी इनके जो विचार हैं मार्टिन लूथर के, उल्रिच विंगली ने काफ़ी इनको मतलब आगे चल के लूथर के विचारों को प्रमोट करा था। और बाद में जीन कैल्विन ने भी इनके विचारों को प्रमोट करा था। अब क्या हुआ, जो अमीर लोगों का सपोर्ट मिलने लगा, मतलब बैकड अप, एक फ्रेज वो है, कहावत है, बैकड अप का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना। जब अमीर लोगों का फाइनेंशियली सपोर्ट मिलने लगा, अब ये मूवमेंट और धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अब ये जो है शहरों तक तो ये मतलब बातें पहुंचने लगी थी। लेकिन जो रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर अभी भी चर्च का दबदबा अच्छा खासा था। एक और जर्मन रिफॉर्मर हैं, एना बेप्टिस्ट। इनका भी ऐसा मानना था कि भैया मतलब जो चर्च के पादरी लोग हैं वो गलत करते हैं, टैक्स वैक्स लेते हैं। उन्होंने कहा कि भैया भगवान ने सभी को, मतलब सभी हर व्यक्ति को समान रूप से बनाया है। तो पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति पादरी को टैक्स देगा। क्यों देगा? क्योंकि हर व्यक्ति बराबर है, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है टैक्स वगैरह देने की। हम सब एक हैं, सब बराबर हैं।
और आम जनता को ये राइट है कि वो अपना पादरी प्रीस्ट को चुन सके। लूथर जो है वो रेडिकल के सपोर्ट में नहीं थे, मतलब रेडिकल मतलब होता है पूर्ण पूर्ण बदलाव, मतलब पूरा जो सिस्टम चल रहा है, जो पॉलिसी है वो सारी चेंज कर दो। जर्मन रूलर ने मतलब उन्होंने बोला कि जर्मन में जो रेबेलियन हो रहा है कि भैया उनको मतलब सरकार ख़त्म करने की कोशिश करे, और ऐसा 1525 में हुआ था। लेकिन वहाँ पर जो रेडिकलिज्म एक्टिविटी बट अभी अभी भी वो चलती रही थी, और उनका ऐसा कहना था आम लोगों का कि भैया हमारे पास अधिकार है, हम अपने राजा को या अपने पादरी को जो सही से चुन सकते हैं जो भी ऑपरेसिव पॉलिसी अपनाता है हमारे खिलाफ। और कैथोलिक चर्च ने ये अलाउ कर दिया था फ्रांस में कि भैया अब मतलब आम लोग अपना मतलब जो मतलब अपना जो पादरी है वो चुन सकते हैं, और बाद में इसको ये प्रथा ख़त्म कर दी गई। और अब इंग्लैंड में जो राजा और रानी होते हैं वो चर्च के हेड माने जाने लगे थे। अब कैथोलिक चर्च ने क्या करा कि वहाँ के जो जो भी डिपार्ट वो कैथोलिक चर्च में जितने भी लोग थे, पादरी हैं, उसका स्टाफ था, अब उन्होंने क्या करा कि अपने अंदर में अब चर्च के अंदर जो कुप्रथा है उन पर सुधार लाने की कोशिश की। स्पेन और इटली में इसमें स्पेन और इटली के चर्च के पादरी हैं, उन्होंने अब इस पर जोर दिया कि भैया अब हम सिंपल लाइफ जिएंगे, और जो हमारी सर्विस रहेगी गरीबों के प्रति रहेगी, अब हम गरीबों की सेवा करेंगे। और स्पेन में एक 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस की भी स्थापना की गई। इनका मेन मुद्दा ये था कि मतलब इनके जो मेंबर हैं सोसाइटी ऑफ जीसस के, उन्हें ज्यूस्ट भी कहते थे, और उसका मुद्दा ये था कि भई अब हमें गरीबों की सेवा करनी है। कोपरनिकन रिवॉल्यूशन। क्रिश्चियन लोगों का ऐसा मानना था कि इंसान जो है काफ़ी पापी है, लेकिन साइंटिस्टों का इसमें थोड़ा-सा अलग मत था। ऐसा ऐसा कहते क्यों थे? जो कोपरनिकस हैं वो मार्टिन लूथर के समकालीन हैं, कंटेम्परेरी मतलब होता है समकालीन, मतलब उन्हीं के साथ के हैं। क्रिश्चियन का बिलीव था कि भैया पृथ्वी जो है अ, पापों से भरी हुई है, मतलब पापी लोगों से भरी हुई है, इसीलिए मतलब ये स्थिर है पापों के वजन के कारण। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अर्थ जो है यूनिवर्स के सेंटर में है, और उसके आसपास कैलेस्टियल प्लैनेट घूम रहे हैं। जैसे इंडिया में कई सारी प्रथाएं थी, मतलब वो कई सारी मान्यताएं थी, वैसी वहाँ पर भी थी यूरोप में। कोपरनिकस एक मतलब पूरे जो क्रिश्चियन धर्म के पूरे डिवोटी थे, मतलब पूरे एक सच्चे क्रिश्चियन थे। जब उन्हें ये पता चला कि भैया सूरज जो है बीच में है, और बाकी के सारे प्लानिट उसके चक्कर लगाते हैं, तो उन्होंने इस बात को कुछ समय तक छुपा के रखा, ताकि मतलब जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, जो क्लर्जी पादरी लोग हैं, क्या क्या उस टाइम पे जो जो भावनाएं थी, उस टाइम पे अर्थ को लेकर जो भी मनगढ़ंत कहानियाँ थी, उसको लेकर थोड़ा सा डरे हुए थे। इसीलिए उन्होंने उन्होंने जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी, डी रिवॉल्यूशनरिज्म, उसको उन्होंने इस चक्कर में प्रिंट ही नहीं किया। लेकिन जब वो अपने लास्ट स्टेज में थे, डेथ होने वाली थी, तो उन्होंने अपने एक स्टूडेंट को, अपने शिष्य को, जोचिम रेक्टिकुलस को बुक दी थी। तो उन्होंने पब्लिश वगैरह की होगी, तो आम लोगों को ये थोड़ा एक्सेप्ट करने में कम से कम हाफ सेंचुरी, लगभग लगभग 50 साल लग गए थे। और बाद में अ, अर्थ और हेवन के बीच का जो डिफरेंस है, जॉन केल्पर और गैलीलियो की थ्योरी ने उसको ख़त्म कर दिया। बाद में कुछ टाइम के बाद, और हमारे डाउट्स हैं वो दूर हुए कि भैया जो सन है, सन बीच में, और बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सर्कल नहीं होता, थोड़ा सा जो शेप है वो एलिप्स है, हाईली एलिप्टिकल है। और इसके बाद कई सारी रिसर्च हुई, साइंटिस्ट आए, और एक धीरे धीरे फिर इसैक न्यूटन ने भी थ्योरी दी अपनी ग्रेविटेशन की। इस प्रकार से मतलब एक प्रकार का साइंस का रिवॉल्यूशन आ गया था। रीडिंग द यूनिवर्स, गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की थी बाइबल के ऊपर, कि उन्होंने कहा था कि भैया हेवन बोलते हैं ना, मतलब बाइबल बोलती है कि हेवन का रास्ता बताती है, बट हेवन चलता कैसे, मतलब हेवन का सिस्टम कैसा, मतलब वो स्वर्ग का सिस्टम कैसा है, कैसे चलता है, क्या है सिस्टम, पेड़ पौधे हैं नहीं है किस। तो इस बेसिस पर टिप्पणी की थी। उनका ऐसा मानना था कि नॉलेज बड़ी है बिलीफ से, अगर हम कंपेयर करें तो।
क्योंकि अब जो लोग बाग हैं साइंटिफिक हो रहे थे, किसी की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। धीरे-धीरे से इन्हीं साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से हमें कई सारी बातें पता चली, फिज़िक्स के बारे में जानकारी मिली, केमिस्ट्री केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजिकली के बारे में। और इनका जो मतलब बहुत ही रैपिडली एक्सपांडेशन हुआ था, मतलब बहुत तेज़ी से इनका अब मतलब ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री थी तो एग्ज़िस्ट, लेकिन इनकी जानकारी बहुत, जो नॉलेज है, अब वो काफ़ी स्पीड में मिलने लगी थी। अब ये जो दौर था मतलब जो भी बदलाव हो रहे थे, लोग बागों को सोलर सिस्टम के बारे में पता चला, सन के बारे में पता चला, पृथ्वी के बारे में पता चला, हिस्टोरियन ने इसे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का नाम दिया था इस दौर को। ये सब जो बातें हैं, मतलब अब लोगों को जब पता चलती थी, तो जो लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, नास्तिक लोग थे, वो लोग भी विश्वास करने लगे थे। और अब और इन बातों को फैलाने के लिए, मतलब ये जो बातें ये हर व्यक्ति तक फैलाने के लिए, मतलब जो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, बायो है, कि भई ये सोलर सिस्टम कहाँ है, कैसा है, क्या अर्थ कैसा है, सर्कल है, चक्कर कैसे लगाता है, और ये बातें जानने के लिए पेरिस एकेडमी की स्थापना की गई 1670 में। और रॉयल सोसाइटी जो कि लंदन में, इसकी स्थापना की गई 1662 में, ताकि ये इन बातों को और लोगों लोगों तक फैलाया जा सके। वॉज देयर अ यूरोपियन रेनेसेंस इन द 14th सेंचुरी, मतलब क्या 14th सेंचुरी में यूरोप का पुनः जागरण हुआ, मतलब क्या रीबर्थ हुआ था, उसके बारे में बताया गया। अब ये रेनेसेंस क्या था कि वहाँ पर अ, उस काल में यूरोप में क्या उसका जो मतलब जो चेंजेस आए थे, क्या मतलब वो रीबर्थ को वाकई में डिफाइन करते हैं, और जो बदलाव आए थे ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन में क्या क्या आए थे, और उसको, और क्या उसके जो पहले का समय, क्या वो डार्कनेस में था, मतलब क्या वो अंधकार में जीते थे पहले, उसके बारे में बताया गया। इंग्लैंड के राइटर हैं एक पीटर बुर्क, उनका ऐसा मानना था कि भैया ब्रुकचेट ने जो अपनी बात बोली, वो एग्ज़ैगरेटिंग एग्ज़ैगरेटिंग का मतलब होता है वो ज़्यादा ही बोल देना, जितनी मतलब लिमिट है उससे कहीं ज़्यादा बोल देना। जिसके लिए उन्होंने जिस शब्द का यूज़ करा था, रेनेसेंस का मतलब पुनः जागरण, इसके लिए उन्होंने बोला था। जो ग्रीक और रोमन सिविलाइज़ेशन उनका रीबॉर्न हुआ है, और जो स्कॉलर लोग हैं, वो प्री क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड का मतलब जो पुराने क्रिश्चियन कल्चर है उसको फॉलो किया करते थे। और देखा जाए कि दोनों आर्गूमेंट है वो थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही हैं। स्कॉलर जो हैं वो ग्रीक और रोमन कल्चर से काफ़ी फेमिलियर थे, और पहले के लोग बाग काफ़ी रिलीजियस भी थे, और रिलीजन, वो जो धर्म की बातें हैं, धर्म से रिलेटेड जो भी है, वो उनके जीवन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। अभी का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा डायनामिक है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, और मिडिल एज जो है वो काफ़ी ग्लूम है, पिछड़ा है, मतलब अंडर डेवलप्ड है, मतलब इसका कहना ये मतलब था। लेकिन इटली में ऐसा देखा गया है कि अभी अभी के जो एविडेंस है, मतलब वो, मतलब जो डेवलपमेंट हुए, वो 12th और 30th सेंचुरी के बेस पर ही हुए हैं, उसके उसके सपोर्ट पर ही हुए हैं। और कई सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं आर्कोलॉजिस्ट को, जिनसे पता चलता है कि ऐसा 9th सेंचुरी में भी था, जो मतलब जैसी लिटरेचर है और जिस प्रकार के अभी आर्टिस्ट हैं। अब जो है यूरोप का कल्चर थोड़ा-सा चेंज हो रहा था। इसमें क्लासिकल सिविलाइज़ेशन ही नहीं था सिर्फ़, इसमें आर्कियोलॉजिस्ट और जो लिटरेचर था उसकी भी काफ़ी अहम भूमिका थी। लेकिन बात करें हम टेक्नोलॉजी के मामले में एशिया के लोग, मतलब एशिया का जो एरिया वो काफ़ी डेवलप्ड था, काफ़ी आगे था ग्रीक और रोमन से। अब जो है मतलब दुनिया के सारे देश आपस में कनेक्टेड थे, क्योंकि नेविगेशन टेक्निक आ चुकी थी। अब पानी के सहारे, समुद्र के सहारे एक देश से दूसरे देश पहुंचना काफ़ी आसान हो चुका था। धीरे धीरे इस्लाम का एक्सपेंशन भी हो रहा था, और मंगोल की जब जीत हुई थी, मंगोल ने जब ऑलमोस्ट एशिया पे, नॉर्थ अफ्रीका पे कब्जा कर लिया था, तो अब उसके अंडर में एशिया जो है नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप से भी पॉलिटिकली कनेक्ट नहीं था, बल्कि ट्रेडिंग के मामले में भी कनेक्टेड था। और यूरोप ने ग्रीक और रोमन से तो सीखा ही कई सारी बातें, साथ में इंडियन से भी सीखी, अरब से भी सीखी, ईरान से भी सीखी, सेंट्रल एशिया और चाइना से भी कई सारी बातें सीखी। लेकिन उसने कई सालों तक इसका एहसान ही नहीं माना, मतलब यूरोप ने जो हमसे सीखा है उसका बिल्कुल एहसान नहीं माना। और जब ये हिस्ट्री लिखने की बात आई, तो उसने यूरोपियन लोगों ने क्या करा, सबसे पहले यूरोप को सेंटर में रखा।
अब जो समाज है यूरोप में बदल रहा था प्राइवेटली और पब्लिकली। पब्लिकली का मतलब क्या होता है? पब्लिकली का मतलब होता है जो गवर्नमेंट करती, सरकार करती, और जो मतलब धार्मिक रीजनल बातें होती हैं जो रिलीजियसली होती हैं। और प्राइवेट मतलब होता है जो इंसान की पर्सनल लाइफ होती है, फैमिली लाइफ होती है, और जो उसके पर्सनल काम होते हैं, पर्सनल रिलीजियस होता है, वो किस धर्म को फॉलो कर रही है, उसकी पर्सनल लाइफ है। इंडिविजुअल का और जो इंडिविजुअल व्यक्ति होता है वो प्राइवेट भी होता है और पब्लिक रोल भी प्ले करता है। मतलब वो एक सिर्फ़ एक मतलब थ्री ऑर्डर मतलब एक समाज का व्यक्ति नहीं होता, वो एक व्यक्ति होता है जिसके अपने खुद के पर्सनल राइट होते हैं। वो एक पूरी जो ऐसा भी नहीं कि वो अपनी किसी ग्रुप का, या य यदि वो पेंटर है तो उसको सिर्फ़ पेंटर के नाम से जाना जाता है कि भई ये एक पेंटर है, उसकी एक खुद की अपनी आइडेंटिटी होती है। 18th सेंचुरी में ये उसकी मतलब पॉलिटिकल एक्सप्रेशन इससे थॉट आया कि भई हर इंसान की एक अपने अधिकार हैं, एक अपना इंडिविजुअल राइट है, और अपने सबके हर व्यक्ति के पास इक्वली पॉलिटिकल राइट्स हैं। और इस समय एक और डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट ये था, अब जो है यूरोप धीरे-धीरे टुकड़ों में बँटने लगा था, किसके बेसिस पे? भाषा के बेसिस पे। अब मतलब यूरोप से मतलब रोमन रोमन एम्पायर अलग हो गया, लैटिन अलग हो गया, और बाकी के और सारे कई देश हैं, भाषा के आधार पर धीरे-धीरे वो अलग सेपरेट देश बनने लगे। अभी चैप्टर कंप्लीट होता है।